विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 9 साउंड को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है। Have you ever wondered why a camel can run in desert easily? Why an army tank weighing more than the thousands ton rests upon a continuous chain? Why a tank or a motor bus has much wider tires? Why cutting tools have sharp edges? In order to address these questions and understand the phenomena involved, it helps to introduce the concept of net force in a particular direction and the force per unit area acting on an object. तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि कभी आपने देखा है कोई कैमल को, ऊँट को आपने देखा है कि वो जब रेगिस्तान में होता है तो वो आसानी से दौड़ सकता है। कोई आर्मी टैंक की बात करें, आर्मी टैंक का तो वेट बहुत ज़्यादा होता है, 1000 टन के अप्रॉक्स वो उसका वेट होता है। तो वो एक जगह पर मतलब कॉन्टीन्यूसली वो कैसे कॉन्टीन्यूस चेन के ऊपर में वो कैसे आखिर खड़ा रह पाता है। कोई ट्रक की बात करें या मोटर बस की बात करें तो उसके जो टायर्स देखे होंगे वो काफ़ी चौड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? और जो घर में जो चाकू वगैरह यूज़ करते हैं, जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं, उनका जो एजेस होता है, जो किनारा होता है, वो काफ़ी शार्प होता है। ऐसा क्यों होता है? तो अभी इन सभी जो क्वेश्चंस का जो है आपके सामने है, इनके आंसर्स को जानने के लिए मतलब हमें जो है कुछ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, जिसे कि हम लोग थ्रस्ट और प्रेशर के नाम से जानते हैं। थ्रस्ट किसे कहते हैं? नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लगता है उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। वहीं प्रेशर किसको कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर थ्रस्ट और प्रेशर कोई ऑब्जेक्ट पर कैसे लगेगा और कैसे यहाँ पर वर्क करेगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग सिचुएशन। तो अब आपके पास में थ्रस्ट और प्रेशर को समझने के लिए एक सिचुएशन दी हुई है। You wish to fix a poster on a bulletin board as shown in figure 9.3। तो आपको एक पोस्टर को बुलेटिन बोर्ड पर लगाना है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। टू डू दिस टास्क यू विल हैव टू प्रेस ड्राइंग पिन्स विथ योर थम। तो ऐसा करने के लिए आपको ये जो ड्राइंग पिन होता है, इसको आपको अपने थम से प्रेस करना होगा। यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पिन। इसके लिए जो पिन है, पिन के सरफेस हेड पे जो है ये जो सरफेस एरिया जो भी होगा, जितना भी होगा, इस पर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस फोर्स इज़ डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड। तो ये जो फोर्स लगेगा, ये सरफेस एरिया, बोर्ड के सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर आप फोर्स लगाएंगे। दिस फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्मॉलर एरिया एट द टिप ऑफ द पिन। और ये जो फोर्स लगेगा, पिन के टिप के छोटे से एरिया पर आप फोर्स लगाएंगे। दूसरा सिचुएशन क्या होगा? यू स्टैंड ऑन लूज सैंड। दूसरा, ये फर्स्ट केस था। सेकंड में आप जो है मतलब बालू पर आप खड़े हैं, लूज सैंड है, बालू है, उस पर आप खड़े हैं। योर फीट गो डीप इनटू द सैंड। इस केस में आपका जो पैर है वो बालू में धंसते जाएगा। नाउ लाई डाउन ऑन द सैंड। अब क्या करना है कि सैंड पर आपको लेट जाना है। यू विल फाइंड दैट योर बॉडी विल नॉट गो दैट डीप इन द सैंड। तो जब आप लेट जाओगे तो आप देखोगे कि आपकी जो बॉडी है उतना गहराई पर नहीं जा रही है जितना कि आप जब खड़े थे तब धंस रहा था। इन बोथ केसेस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सैंड इज़ द वेट ऑफ योर बॉडी। तो इन दोनों ही केस में जो फोर्स लग रहा था बालू पर, वो आपकी बॉडी का वेट था, उसी की वजह से आप उसमें धंसे जा रहे थे। You have learned that weight is the force acting vertically downward। तो हमने देखा कि वेट क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। Here the force is acting perpendicular to the surface of the sand। तो यहाँ पर जो फोर्स कहाँ है? सैंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है
ऑब्जेक्ट के सरफेस पर अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को हम थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। When you stand on a loose sand, the force, that is the weight of your body, is acting on an area equal to the area of your feet। तो जब आप लूज सैंड पर आप जब खड़े थे तो इसमें जो फोर्स लग रहा था वो आपका जो बॉडी था, बॉडी के फोर्स, बॉडी का जो भी वेट था उसके इक्वल फोर्स मतलब आपका जो फीट था, फीट इक्वल एरिया, जितना इक्वल एरिया कवर कर रहा था, पूरा बॉडी का वेट आपके फीट पर ही डिपेंड कर रहा था। तो इसी वजह से पूरा बॉडी का वेट की वजह से आप जो है उसमें धंसते जा रहे थे। व्हेन यू लाई डाउन द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन एन एरिया इक्वल टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ योर होल बॉडी विच इज़ लार्जर दैन द एरिया ऑफ द फीट। वहीं पर जब आप लेट गए थे तो इस केस में जो एरिया कवर हो रहा था, पहले सिर्फ पूरा का पूरा वेट आपका फीट पर था, लेकिन अब जो है एरिया जो है बड़ा हो गया, अब पूरा बॉडी का जो वेट है जो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था और इसी वजह से आप इस केस में ज़्यादा नहीं धंस पाए थे। दस द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो मतलब मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन अगर एरिया उसका अलग है तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप का फोर्स लगेगा। इन द अबव केसेस थ्रस्ट इज सेम। तो इस केस में थ्रस्ट जो है वो तो सेम होगा बट इफेक्ट आर डिफरेंट, लेकिन जो भी इफेक्ट उसका होगा वो अलग होगा। देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो थ्रस्ट का इफेक्ट है वो एरिया पर डिपेंड करता है। डिफरेंट एरिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग थ्रस्ट भी अलग होगा। Thus, effect of thrust on sand is greater while standing than while lying। तो यहाँ पर थ्रस्ट का जो वैल्यू हो रहा है सैंड पर, जब आप खड़े हो तो वहाँ पर अलग हो रहा था, जब आप लेटे थे तो अलग हो रहा था। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो किसी भी यूनिट एरिया पर लगने वाला जो थ्रस्ट है उसे हम प्रेशर के नाम से जानते हैं। दस प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब इस वैल्यू को सब्सटीट्यूटिंग द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया इन इक्वेशन 9.20 वी गेट द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर एज न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो थ्रस्ट और एरिया का एसआई यूनिट जब हम लोग पुट करेंगे तो थ्रस्ट एक तरह का फोर्स होता है, तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। एरिया के लिए क्या एसआई यूनिट होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया ये न्यूटन और डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट हो गया। इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल डिनोटेड बाय पीए। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे ब्लेस पास्कल, उनको सम्मान देने के लिए इसका जो यूनिट है एसआई यूनिट प्रेशर का पास्कल रखा गया, जिसको पीए से डिनोट किया जाता है। अब कुछ न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। तो यहाँ पर टेबल के टॉप पर एक लकड़ी का यहाँ पर ब्लॉक रखा गया है। मास जो वुडन ब्लॉक है उसका 5 kg है और उसका डायमेंशन जो है वो 40/20 सेंटीमीटर, 40/20 इंटू 10 सेंटीमीटर है। 40/20, 40, 20 और 10 सेंटीमीटर है। तो इस केस में प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर फाइंड करना है वुडन ब्लॉक के थ्रू, उस टेबल पर कितना प्रेशर लग रहा है ये बताना है। और सेकंड में क्या करना है, इस डायमेंशन पर जो भी प्रेशर लग रहा होगा उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मास वुडन क्लॉक का 5 kg दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डायमेंशन दिया है 40/20/10। तो अब यहाँ पर वेट कितना निकालना है, सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे। फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है? mg होता है। तो मास इंटू जी आपका 9.8 हो गया, ये निकला है 49। अब एरिया साइड का क्या होता है? एरिया ब्लॉक है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, स्क्वायर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ कितना दिया हुआ है फर्स्ट केस में? 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेंथ, तो 20 इंटू 10 हो गया। तो ये आप फाइंड करेंगे, सेंटीमीटर में आएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स 49 हमने फाइंड किया है, एरिया है 0.02, वैल्यू पुट करेंगे तो 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। अब जो ब्लॉक है, अब जो डायमेंशन इसका सेकेंड केस में 40/20 सेंटीमीटर के डायमेंशन पर आपको सेम चीज़ निकालना है, प्रेशर निकालना है आपको।
तो इस केस में एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हम लोग सबसे पहले एरिया निकालेंगे, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, ये 0.08 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 49 न्यूटन, एरिया फाइंड किया है हमने 0.08 मीटर स्क्वायर। डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 6.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 20/10 के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पर कितना प्रेशर निकला है, 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो साइड था 40/20 सेंटीमीटर का, उससे हमने कितना प्रेशर निकाला है, कितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है, 6.12.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। Thus, the same force acting on a smaller area exert a larger forces and smaller pressure on a large area। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से भी हम लोग यही देख सकते हैं कि अगर सेम फोर्स स्मॉलर एरिया पर लगाया जाए तो यहाँ पर उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा वो कितना होगा, वो ज़्यादा होगा। ये स्मॉलर एरिया है, इससे की वजह से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, और वहीं पर अगर जो एरिया है उसको बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर कम लग रहा है। दिस इज़ द रीज़न वाई अ नेल हैज़ अ पॉइंटेड टिप। यही वजह है कि जो कांटी होती है उसका जो टिप होता है वो पॉइंटेड होता है। नाइफ्स हैव शार्प एजेस एंड बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशंस। जो चाकू होता है उसका जो किनारा होता है वो भी काफ़ी शार्प होता है, और बिल्डिंग का जो फाउंडेशन बनाया जाता है वो काफ़ी चौड़ा बनाया जाता है, ताकि जो एरिया है जब बढ़ जाएगा तो किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, बिल्डिंग धंसेगा नहीं। अगर चौड़ा नहीं बनाएंगे तो बिल्डिंग नीचे आने की संभावना ज़्यादा होगी। नाउ प्रेशर इन फ्लूइड में प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे। ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। तो जितने भी गैसेस और लिक्विड होते हैं वो सभी फ्लूइड कहलाते हैं। तो सॉलिड जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें जितने भी सॉलिड्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसके सरफेस पर, उसके वेट की वजह से। उसी तरह से बात की जाए फ्लूइड की, तो फ्लूइड का भी कुछ ना कुछ वेट होगा, और वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा अपने बेस पे, या फिर जिस कंटेनर में वो रखा रहेगा उसकी वॉल्स पर भी वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा गैस। प्रेशर इज एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस। तो प्रेशर की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने किसी भी सॉलिड लिक्विड को अगर आप डाल कर रखोगे, फ्लूइड को आपने किसी कंटेनर में जब रखा है तो उसका कुछ मास होगा, और उस वजह से वो जब फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तो वो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। फोर्स जब लगाएगा तो आप वॉल पे भी फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो फोर्स लगाएगा वो ट्रांसमिटेड फोर्स लगाएगा अलग अलग जगह पर। अब हम आते हैं बॉयंसी के पास क्या होता है। हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल एंड लेफ्ट लाइटर। तो कभी आपने पूल में स्विमिंग की है, तो जब आप स्विमिंग करोगे तो आप फील करोगे कि आप काफ़ी हल्का फील कर रहे हो। हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेल एंड फेल्ट दैट द बकेट ऑफ वाटर इज़ हैवियर व्हेन इट इज़ आउट ऑफ द वाटर। तो कभी आपने पानी को कुएं में डाल करके पानी भरने की कोशिश की है। अगर आपने कोशिश की होगी तो आपने देखा होगा कि जो बकेट है, बाल्टी जो है, जब आप उसको कुएं में डालोगे तो उस टाइम तो वो हल्का फील होगा, आपको काफ़ी हल्का लगेगा। लेकिन जैसे ही वो कुएं से आप बाहर निकालोगे भरा वो बाल्टी को, तो वो जो बाल्टी है, बकेट है, वो काफ़ी भारी लगेगा। ऐसा क्यों होता है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील डज नॉट सिंक इन अ सी वाटर बट while the same amount of iron and steel in the form of a sheet would sink। तो कभी आपने देखा है कि मतलब जितना भी अमाउंट का आयरन लगा होगा एक शिप को बनाने में, तो वो जो शिप है स्टील का बना हुआ होगा, तो या फिर आयरन का बना हुआ होगा, तो वो पानी में आसानी से तैरता है। जबकि उतना ही अमाउंट का आयरन को या स्टील को हम लोग एक शीट के फॉर्म में बना करके उसको उसी सी वाटर में डालें तो वो डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है। These questions can be answered by using buoyancy in considerations। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको buoyancy को जानने के बाद में मिल जाएगा। अब इसको समझने के लिए buoyancy क्या है, कैसे काम करता है, उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। इसके लिए क्या करना है कि एक खाली आपको प्लास्टिक का बॉटल लेना है, और उसका जो माउथ होता है, बॉटल का जो माउथ है, उसको एक एयर टाइट स्टॉपर के हेल्प से उसको बंद कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, उसको एक बाल्टी में रखना है। उस बाल्टी में पानी भरा हुआ होगा,
तो आप क्या देखोगे कि इस बॉटल, वो जो बॉटल है वो फ्लोट करते हुआ, तैरता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। वो बॉटल डूबेगा नहीं, वो पानी की सतह पर आपको तैरता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसके बाद सेकंड केस में क्या करना है कि जो बॉटल है उसको पानी में आपको धक्का देना है। तो आप जैसे ही पानी में धक्का दोगे तो आप फील करोगे कि उसके ऊपर कुछ अपवर्ड फोर्स, ऊपर की डायरेक्शन में कुछ फोर्स काम कर रहा है। उस वजह से बार बार वो जो बॉटल है वो ऊपर की तरफ में बार बार आ जाता था। फिर से आप उसको पुश करके नीचे डालने का कोशिश कीजिएगा, तो आप फिर देखेंगे कि वो नीचे जब आप पुश करोगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगा। जब नीचे और एकदम डीप वे में लेके जाना चाहोगे, डीपर में लेकर के जाना चाहोगे उसको, तो आपको डिफ़िकल्टी फेस होगा। तो इससे पता चलता है कि जो वाटर है वो भी बॉटल पर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होता है। ये जो फोर्स वाटर के थ्रू उसको अपवर्ड डायरेक्शन में, बॉटल पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है, वाटर ऊपर मतलब जो फोर्स लगा रहा था उसको ऊपर फेंकने में, जब तक तो ये जो फोर्स था उसको हम लोग किस फोर्स से जानते हैं, आगे देखते हैं। नाउ रिलीज़ द बॉटल। अब लास्ट में क्या कहा गया कि इतना काम जब आप उसको बहुत दम लगा करके, फोर्स लगा करके उस बॉटल को पानी में डुबाने की कोशिश कर रहे थे, अब आपको उसको रिलीज़ कर देना है। जैसे ही आप रिलीज़ करोगे तो आप देखोगे कि वो तुरंत ही पानी के सरफेस पर आ गया। तो इससे क्या आपको ऐसा लग रहा है कि क्या यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अर्थ का वर्क कर रहा था बॉटल पर, या कुछ और वर्क कर रहा था? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर उस बॉटल पर वर्क कर रहा था, तो जब आपने उसको छोड़ दिया तब वहाँ पर क्यों नहीं वो वर्क किया था? तो अब क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू इमर्स द बॉटल इन वाटर। तो अब इसको वाटर में, अगर बॉटल को आपको डुबाना है तो आप क्या करोगे? अब इन सारे प्रश्नों के उत्तर, क्वेश्चन के आंसर्स आपको आगे मिलेंगे। The force due to the gravitational attraction of the earth act on the bottle in the downward direction। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स लग रहा था बॉटल पर, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। इसी वजह से जो बॉटल था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल हो रहा था, नीचे की तरफ में वो खिंचा रहा था। बट द वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल। लेकिन वाटर भी जो है उस बॉटल पर अपवर्ड फोर्स लगा दिया। पहले तो सिर्फ अगर ग्रेविटी लगाता तो वो आराम से नीचे जाता, लेकिन यहाँ पर वाटर भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया। दस द बॉटल इज पुश्ड अपवर्ड। इसी वजह से बॉटल जो है वो ऊपर की तरफ पुश हो गया। वी हैव लर्न दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि वेट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, वो फोर्स होता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है उसको अपनी तरफ में खींचती है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है उसी को हम वेट कहते हैं। When the bottle is immersed, the upward force exerted by the water on the bottle is greater than its weight। तो जब बॉटल को आपने इमर्स किया था, डुबाया था, तो यहाँ पर जो बॉटल को जब आपने डुबाया था पानी में, तो यहाँ पर जो वाटर उस बॉटल पर जो फोर्स लगा रही थी वो उसके वेट से ज़्यादा फोर्स लगा दे रही थी, और इसीलिए बार बार जो है वो बॉटल जो है ऊपर आ जा रहा था। To keep the bottle completely immersed, the upward force on the bottle due to water must be balanced। तो अगर हम चाहते हैं कि जो बॉटल है वो पूरा का पूरा डूब जाए, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? जो बॉटल पर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है वाटर, पानी जो बॉटल पर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों फोर्सेस को आपस में बैलेंस करना पड़ेगा। और इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? दिस कैन बी अचीव्ड बाय एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। दिस फोर्स मस्ट एट लीस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द बॉटल। तो यहाँ पर ये जो फोर्स हम लोग एक्सटर्नल, बाहर से जो फोर्स लगाएंगे उसको, वो या तो मतलब जो अपवर्ड फोर्स जो पानी लगाएगा उस बॉटल के ऊपर में, और जो वेट होगा बॉटल के, उसके डिफरेंस के लगभग वो बराबर होना चाहिए।
जैसे पानी में डुबाने के लिए आप क्या कर रहे थे, उसको ऊपर से प्रेशर लगा करके जो फोर्स लगा रहे थे ताकि वो पानी में डूबा रहे, वही एक्सटर्नल फोर्स था। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो वहाँ पे वो या तो कम होना चाहिए या फिर दोनों जो अपवर्ड फोर्स और बॉटल के जो वेट है उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। इतना एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना होगा, तब जाकर के बॉटल पानी में डूबा हुआ रहेगा। आगे लिखा है द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नोन एज अपथ्रस्ट और बॉयंसी फोर्स। तो यहाँ पर ये जो वाटर अपवर्ड फोर्स जो लगा रहा था बॉटल पे, उसको हम लोग अपथ्रस्ट या फिर बॉयंसी के नाम से जानते हैं। इन फैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बॉयंसी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन फ्लूइड। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो बॉयंसी फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं जब उसको आप फ्लूइड में डालते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो ये जो बॉयंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि उस फ्लूइड का डेंसिटी कितना है। वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर वाटर के सरफेस पे हम लोग डालते हैं तो वो फ्लोट क्यों करता है या सिंक क्यों करता है। अब इन क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमारे पास में एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर एक स्मॉल एक बीकर लेना है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। उसके बाद में एक आयरन का कील लेना है, नेल लेना है, और उसके बाद उस कील को इसमें आपको वाटर के सरफेस पे ले जा करके छोड़ देना है। तो देखेंगे क्या देखेंगे, जैसे ही वाटर के सरफेस पर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये नेल है, ये नेल जो है ये डूबा हुआ दिख रहा है। लिखा है द नेल सिंक्स, यानी जो नेल आपने डाला यानी कांटी जो कील आपने डाली वो डूब गई। द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द आयरन नेल पुल्स इट डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स इस पर लग रहा था, कील के ऊपर जो लग रहा था, उसकी वजह से वो जो है उसको कील को जो है अपने साइड में वो पुल कर लिया, खींच लिया, और इस वजह से वो नीचे डूब गया। देयर इज़ एन अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल विच पुशेस इज अपवर्ड। तो यहाँ पर नेल पर जो वाटर है वो भी अपथ्रस्ट लगाया होगा जो उसको ऊपर की तरफ फेंकना चाहा होगा। बट द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल इज़ ग्रेटर दैन द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द नेल। लेकिन जो डाउनवर्ड फोर्स जो था, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा था, वो जो अपथ्रस्ट है यानी पानी की वजह से जो लग रहा था फोर्स, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा था फोर्स। इसी वजह से जो कील था वो नीचे गिर गया। अगर कम रहता तो अगर फोर्स जो है वाटर के कंपैरिजन में कम लगता तो नहीं गिरता, लेकिन अभी ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा था वो ज़्यादा था, इसीलिए पानी में वो गिर गया। अगला एक्टिविटी क्या करना है, लिखा है कि एक बीकर फिर से लेना है, उसमें पानी भरा हुआ लेना है, पानी भर के लेना है। उसके बाद कॉर्क का एक पीस और साथ में एक आयरन का नेल, दोनों का मास इक्वल होना चाहिए, और उसको क्या करना है कि उसको वाटर के सरफेस पर डाल देना है। और जैसे ही वाटर के सरफेस पर डालोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द कॉर्क फ्लोट वाइल द नेल सिंक। तो वो जो कॉर्क था वो फ्लोट करने लगा जबकि जो नेल था वो सिंक कर गया, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। दोनों को लेना है, तो यहाँ पर कॉर्क जो है ये तो फ्लोट कर रहा है जबकि नेल जो है वो सिंक कर गया है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज़। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कॉर्क है और जो नेल है उनकी डेंसिटी में, उनका जो डेंसिटी होता है, घनत्व है, उनमें डिफरेंस है, अंतर है। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी के नाम से जानते हैं। द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज़ लेस दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो कॉर्क के कंपैरिजन में, मतलब जो कॉर्क की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है, इसलिए वो फ्लोट कर पाई। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क इज़ ग्रेटर दैन द वेट ऑफ द कॉर्क। तो यहाँ पर इससे हमें पता चला कि यहाँ जो अपथ्रस्ट लग रहा था वाटर के थ्रू, जो अपथ्रस्ट लग रहा था कॉर्क के ऊपर, वो अपथ्रस्ट जो है कॉर्क के वेट से ज़्यादा था, इसीलिए जो है वो जो कॉर्क है वो फ्लोट करने लगा था। डेंसिटी ऑफ एन आयरन नेल इज़ मोर दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर से कंपेयर किया जाए आयरन नेल को, तो आयरन नेल की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा थी। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द आयरन नेल इज़ लेस दैन द वेट ऑफ द नेल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वाटर के थ्रू जो अपथ्रस्ट लगाया जा रहा था नेल पर वो कम था, और नेल का जो है डेंसिटी है वो ज़्यादा था, उसका वेट ज़्यादा था, इसलिए जो नेल है वो डूब गया, कांटी जो थी, कील जो थी वो डूब गया। Therefore, objects of density less than that of liquid float on the liquid।
तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी जो होगा लिक्विड से कम होगा वो लिक्विड के ऊपर में फ्लोट करेगा। वहीं वैसे ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वाटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, वो जो है पानी में डूब जाएगा। तो अब हमारे पास में फिर से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो यहाँ पर कोई स्कूल का बैग है, उसका जो फीता होता है, जो स्ट्रैप होता है, वो काफ़ी थिन और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग का बना हुआ होता है। वैसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है? आंसर क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ थिन स्ट्रैप बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन द शोल्डर इज़ क्वाइट लार्ज। तो अगर कोई स्कूल बैग हम लोग लेते हैं जिसका जो स्ट्रैप है, जो फीता है, जिसके सहारे हम उसको अपने कंधे पर टांगते हैं, अगर वो बहुत पतला होगा तो क्या होगा कि प्रेशर जो है, हमारा जो कंधा है, शोल्डर है, उसके ऊपर जो प्रेशर जाएगा उसकी वजह से, अगर पतला होगा तो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा जाएगा। दिस इज़ बिकॉज द प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जो है वो सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो अगर एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। द स्मॉलर इज़ द एरिया द लार्जर विल बी द प्रेशर ऑन द सरफेस। तो अगर एरिया कम रहेगा तो प्रेशर, किसी भी सरफेस पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा फील होगा। इन द केस ऑफ अ थिन स्ट्रैप द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया इज़ वेरी स्मॉल। तो अगर स्ट्रैप अगर थिन रहेगा तो यहाँ पर जो सरफेस जो हमारे शोल्डर के कांटेक्ट में आएगा, वो सरफेस एरिया जो है वो बहुत ही कम होगा। हैंस द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द शोल्डर इज़ वेरी लार्ज। इसी वजह से अगर जो हमारा जो शोल्डर है, जो हमारा कंधा है, उस पर जो प्रेशर लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हमें फील होगा। ऐसा ना हो, इसी वजह से जो बैग, स्कूल का जो बैग होता है, उसका जो सरफेस एरिया होता है, उसका जो स्ट्रैप होता है, उसका सरफेस एरिया काफ़ी ठीक बनाया जाता है। चौड़ा देखने के लिए मिलेगा, चौड़ा स्ट्रैप वाला आपको स्कूल बैग देखने के लिए मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयंसी? बॉयंसी से आप क्या समझते हैं? द अपथ्रस्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट इज़ नोन एज बॉयंसी। तो कोई भी जो लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट पर जो अपवर्ड फोर्स लगता है, उसको हम लोग बॉयंसी के नाम से जानते हैं। व्हेन यू ट्राई टू इमर्स एन ऑब्जेक्ट इन वाटर देन यू कैन फील एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट विच इंक्रीजेज एज यू पुश द ऑब्जेक्ट डीपर इनटू वाटर। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाना चाहते हो, तब आप एक अपवर्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर फील करते हो, जो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को मतलब जब आप उसको पुश करने चाहते हो तो उसको ऊपर, जब आप उसको डीपर लेयर में ले करके जाना चाहते हैं तो उसको ऊपर पुश करने में जो है वो और ज़्यादा फोर्स लगाता है। तो यही था आपका बॉयंसी। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर वाटर के सरफेस पर रखते हैं तो वो या तो फ्लोट करता है या फिर सिंक कर जाता है, डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ मोर दैन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैन इट सिंक्स इन द लिक्विड। तो अगर डेंसिटी की बात की जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो जो है पानी में डूब जाएगा। This is because the buoyant force acting on the object is less than the force of gravity। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर जो buoyant force लग रहा है वो ग्रेविटी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। On the other hand, if the density of the object is less than the density of liquid, तो यहाँ पर बात की जाए कि अगर जो लिक्विड के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑन द अदर हैंड इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ लेस दैन, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर के लिक्विड के कंपैरिजन में कम है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड के सरफेस पर तैरने लगेगा। दिस इज़ बिकॉज द बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर दैन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट पर जो बॉइंट फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हो गया, इसलिए वो तैरने लगा था। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।